हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की, और सॉलिड स्टेट में हम काफी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो काफी कम टॉपिक हमारे रहते हैं। तो आइए उन टॉपिक को भी हम कंप्लीट करते हैं। सॉरी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्यों आते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको पहले दिन ही यह समझाया था कि जो हमारे सॉलिड होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक हमारा अमोर्फस सॉलिड होता है। ठीक है जी, दो बातें हैं, एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारा अमोर्फस सॉलिड। अब देखो होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनता है कि हम यहां पे किसी भी सॉल्यूशन के क्रिस्टल बनाते हैं। वो क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? तो क्रिस्टल बनाए जाते हैं स्लो, है ना। पहले आप उसको हीट करोगे, उसके बाद उसका स्लोली आप उसको कोल्ड करोगे, तब जाके आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं। ठीक है, अब जब वो स्लो प्रोसेस होता है तो उसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो वेल डिफाइंड, वेल अरेंज्ड होती है। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मैं यहां अमोर्फस के केस की बात करूं तो यहां पे हम क्या करते हैं, फास्ट कूलिंग एंड हीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे एटम्स की अरेंजमेंट अच्छी नहीं हो पाती है। अब अगर हम मान लो भाई क्रिस्टलाइन बना रहे हैं, वहां पे भी अगर इस टाइप की जल्दबाजी करेंगे, है ना, तो वहां पे भी कुछ न कुछ उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी डिफेक्ट आ सकते हैं। तो उन्हीं डिफेक्ट की हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, तो उसी की बात करेंगे इस वीडियो में। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, एंड जेई नीट में भी क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो भाई सबसे पहले सॉलिड स्टेट की हमारी ये क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले तो आपको क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाया जाएगा कि ये क्या होता है। तो क्रिस्टल बनाना ही तो क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टल का बनाना ही तो क्रिस्टलाइजेशन है हमारा। तो देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, वहां पे आपको काफी अच्छे से ये बनाए जाते हैं। भाई ये देखो निडल शेप क्रिस्टल बना है ना, ये देखो भाई इस टाइप का क्रिस्टल बना है। तो वही है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, उसमें हम कुछ मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद जाके हमें क्रिस्टल मिलता है। ठीक है, तो वही उसी फिनोमिना को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से हम बनाते हैं, इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए यहां पे द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर एट फास्टर रेट, है ना। देखो क्या वो वर्ड यूज किया गया, इफ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट फास्टर रेट देन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलरली। तो वो क्या करते हैं, अगर आपका इस क्रिस्टलाइजेशन का रेट फास्ट होता है, इसे क्रिस्टलाइजेशन का रेट फास्ट होगा, तो क्या होंगे, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इर्रेगुलरली अरेंज करेंगे, ड्यू टू इज देयर फॉल्ट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिफेक्ट। इसी को हम क्या कहेंगे जी, हमारे सॉलिड में डिफेक्ट आ गया, इसी को हम कहेंगे कि हमारे सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ गया। अब देखो यहां पे इट चेंजेस फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी। ये क्या करेगा, जब भी कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो जो भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे डिफेक्ट आ जाएंगे जिससे कि कलर चेंज हो जाएगा सॉलिड का। हम आगे देखेंगे कि भाई डेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या होता है, जब भी किसी सॉलिड में डिफेक्ट आ जाते हैं तो उसकी वजह से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कुछ के केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कुछ के केस में डिक्रीज भी हो जाएगी। तो ठीक है, इट चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है इसमें, तो देखिए टाइप ऑफ डिफेक्ट की बात करेंगे। जो हमारा डिफेक्ट आ रहा है वो किस टाइप का, तो बेसिकली जो डिफेक्ट्स होगा वो मेनली दो टाइप का हम डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस
पॉइंट डिफेक्ट, मान लो कि आपके पास क्लास है, एक क्लासरूम है, वहां पे 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 स्टूडेंट वहां पे हैं, तो उनमें से कोई एक बच्चा, पूरी क्लास बहुत अच्छी है, उनमें से कोई एक बच्चा ही डिफेक्ट आ जाए, यानी कि एक बच्चा ही थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर का आ जाए, है ना, टीचर का कहना ना मानने वाला आ जाए, क्लास में शोर करने वाला आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे ये नहीं कहेंगे कि पूरी क्लास खराब है, क्या कहेंगे जी? ये तो वो स्टूडेंट में खराबी है, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट्स अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अराउंड अगर आपकी डिफेक्ट आ जाए, और एन एटम इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो भाई किसी पॉइंट, किसी एटम के रिगार्डिंग अगर वहां पे क्या आ रहा है आपका, है ना, तो अगर इरेगुलरिटीज आ रही हैं तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। अब भाई दूसरा जो हमारे पास होता है यहां पे लाइन डिफेक्ट होता है। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 10th क्लास की एक रो बना रखी है, 11th की आपने एक रो बना रखी है, 12th की बना रखी है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12th का ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। अब क्या हो गया भाई? सी सेक्शन वाले बच्चों की पूरी लाइन ही कैसी आ गई भाई? पूरी लाइन ही शरारती आ गई। तो अब क्या कहोगे आप? अब कहोगे जी ये सी सेक्शन वाले हैं ना, ये तो बड़े नालायक बच्चे हैं, कहना ही नहीं मानते टीचर का, है ना, यहां वहां की बातें ज्यादा करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो लाइन डिफेक्ट आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या होगा जी? लाइन डिफेक्ट। Line defects are the irregularities and deviation from ideal arrangement in some rows of the lattice points, है ना। तो कुछ पूरी रो के अंदर ही अगर आपका डिफेक्ट आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन डिफेक्ट्स कहेंगे। तो डिफेक्ट हमारे दो टाइप के, है ना। तो जैसे कि देखो ए बी ये अरेंजमेंट है, यहां पे भी ये है, तो यहां पे क्या होगा? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां से ए और बी गायब हो गए, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आया, यहां पे क्या होगी? पूरी लाइन ही गायब हो जाएगी। देखो यहां पे दिखाया गया रेड, अब यहां पे डिफेक्ट्स इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और यहां पे अगर आप बात करोगे देखो एक पूरी लाइन ही गायब हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। इसे क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। ओके, तो डिफेक्ट्स इन अ कंप्लीट रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसे हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले डिफेक्ट क्यों आते हैं मैंने समझाया, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर आपको उसको फास्टर करवाओगे तो वहां पे डिफेक्ट आएंगे। डिफेक्ट कितने टाइप का? मेनली डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप का, एक को पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, एक को लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। अब हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो टाइप ऑफ डिफेक्ट्स की बात करोगे तो आपको पढ़ाया गया कि यहां पे पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट के बाद लाइन डिफेक्ट। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? हमारे सिलेबस में कौन सा है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। अब ये पॉइंट डिफेक्ट भी 3 टाइप का होता है। ये पॉइंट डिफेक्ट भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है स्टैक्योमेट्रिक। स्टैक्योमेट्रिक का मतलब क्या है कि भाई डिफेक्ट आ जाने के बाद फार्मूला चेंज नहीं होगा। अगर आपका डिफेक्ट आ गया तो फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, भाई जैसे कि NaCl है, डिफेक्ट आने से पहले भी ये 1:1 का है, और डिफेक्ट आने के बाद भी ये आपका NaCl 1:1 का ही रहेगा। ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं उन्हें हम स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, उन्हें हम स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आई बात? जहां पे आपका जो अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मूला है वो मेंटेन रहे, वो वैसी की वैसी रहे, है ना, तो इसको हम स्टैक्योमेट्रिक बोलेंगे। सेकेंडली हमारे पास नॉन स्टैक्योमेट्रिक होता है। इसमें क्या होगा? आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल भाई मान लो कि पहले आपके पास अगर FeO फार्मूला था, तो डिफेक्ट आने के बाद आपको जो फार्मूला कुछ ऐसा Fe9. देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन आपने कि Fe 0.98 और यहां पे O, तो ये जो डिफेक्ट आया है इस डिफेक्ट को बोला जाता है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पे कंपाउंड का फार्मूला ही चेंज हो जाता है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। तीसरा जो होता है इंप्यूरिटी, तीसरा इंप्यूरिटी, कोई एक्सटर्नल इंप्यूरिटी आप डाल दो। इसी प्रकार लाइन डिफेक्ट भी 2 प्रकार का होता है, स्क्रू डिसलोकेशन इसे बोला जाता है, और दूसरा हमारे पास एज डिलोकेशन इसे बोला जाता है। यह हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इनकी बात करनी है। तो अब स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी मेनली 2 टाइप का होता है, एक को वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं और एक को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। तो एक आपका स्टैक्योमेट्रिक वैकेंसी एंड सेकेंड इज इंटरस्टिशियल। तो हम डिफेक्ट की बात की, उसके बाद पॉइंट पे पहुंचे, उसके
बाद स्टाइक्योमेट्रिक पे पहुंचे, स्टाइक्योमेट्रिक में वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल दो मिले हमें। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक भी आपका इसी प्रकार से होगा, एक को बोला जाता है मेटल एक्सेस और एक को बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट। तो ये है मेटल एक्सेस, ये है आपका मेटल डेफिशिएंट। तो ये भी दो टाइप का होता है। इसी प्रकार इंप्योरिटी भी हमारा दो टाइप का होता है, एक को सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है और एक को इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो भाई ये हमारे पास हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिस्कस करने हैं वो यही डिफेक्ट डिस्कस करने हैं। हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट से हमें ये सिर्फ डिस्कस करने हैं, है ना। तो इनका डिस्कशन करेंगे, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ऑल ऑफ योर इन सिलेबस वी हैव ओनली, ये हमारे सिलेबस में, वो हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है जी। आई बात समझ में। स्टाइक्योमेट्रिक पढ़ना है, इंप्योरिटी पढ़ना है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट हमने नहीं पढ़ने। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं। तो हमने बात की स्टाइक्योमेट्री की। स्टाइक्योमेट्री की पहली टाइप था वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से ही पता लग रहा है भाई, ये इफेक्ट अपने नाम से ही जाना जा रहा है कि वैकेंसी, है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है कि किसी पॉइंट से, है ना, किसी पॉइंट से अगर कोई आपका, है ना, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वैकेंट हो जाए, चला जाए, तो वहां पे जगह खाली हो जाएगी, वहां पे जगह खाली हो जाएगी। इसी टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। इसी टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? वैकेंसी। यहां पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है आपका, यहां पे जो साइज ऑफ कटायन, है ना, साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, साइज ऑफ कटायन एंड अनायन नियरली सेम होता है भाई, ठीक है। कैसा होता है? नियरली आपको वो सेम मिलेगा, ठीक है। साइज ऑफ कटायन एंड अनायन आपको यहां पे नियरली सेम मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको हाई मिलेगा। तीसरी बात है, जब भी वैकेंसी डिफेक्ट आएगा, यानी कि कोई चीज निकली है, अगर कोई चीज निकली है तो मास कम हुआ होगा, अगर मास कम हुआ है तो इसकी डेंसिटी भी कम हो गई होगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज करती है। उसके बाद अगर आप बात करोगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि इसको भी एक्सप्लेन करते कि ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस होते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखना कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस होंगे इसके अंदर से। अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए भाई, यहां पे जैसे क्या हुआ, इसको मैं दोबारा से बैक करके दिखाता हूं आपको कि क्या हुआ इसमें। सॉरी, इसको मैं वही वापस से बैक करता हूं और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए यहां पे अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से कि अभी क्या था, यहां पे देखो, यहां पे कटायन, यहां पे अनायन। तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस कर जाते हैं, यहां से निकलेंगे। देखो वैकेंट स्पेस मिला, इसी को इसी टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट का ही हमारे पास टाइप होता है स्कोटकी डिफेक्ट, इसे बोला जाता है। तो यहां पे क्या होता है, स्कोटकी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन जाएंगे, है ना। यहां पे ये वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे अनायन कटायन का साइज नियरली सेम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि जितने पॉजिटिव जाएंगे उतने ही नेगेटिव भी जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, इसके जो एग्जांपल है NaCl, है ना, इसके जो एग्जांपल है आपके NaCl इसका एग्जांपल है, KCl इसका एग्जांपल है, KBr इसका एग्जांपल है, RbCl और स्पेशली AgBr का ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि AgBr दोनों टाइप के इफेक्ट शो करता है, स्कोटकी एंड फ्रैंकलन दोनों, ठीक है। तो उनका डिस्कशन भी करेंगे। तो ये है भाई हमारा यहां पे, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन। यहां पे इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन वैकेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं यहां से इस डिफेक्ट की वजह से। तो इसको बोला जाता है वैकेंसी, और वैकेंसी के इस टाइप का ही नाम हम स्कोटकी डिफेक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या पॉइंट बताया जा रहा है, द ऑब्जर्व्ड डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये बात जरूर ध्यान में रखें, मैंने आपको बताया, अरे भाई कोई चीज अगर निकल रही है वहां से, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन निकल रहे, तो मास गया, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई मास जाने से डेंसिटी डिक्रीज करेगी, यही पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडली हमारा जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो भाई मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के, एक इंटरस्टिशियल, एक वैकेंसी। वैकेंसी में मैंने आपको पढ़ा स्कोटकी, एंड इंटरस्टिशियल की भी बात करते हैं, इसमें आएगा आपका फ्रैंकल। तो क्या होगा,
दिस इज ड्यू टू द कटायन एंड अनायन दैट लीव्स इर्रेगुलर साइट मोस्ट ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होगा भाई, इस इफेक्ट की खास बात यह होगी डिफेक्ट की कि आपका यहां पे साइज ऑफ कटायन एंड अनायन आर वेरी लार्ज। साइज ऑफ anion and cation, size of anion and cation is very large, is very large। ठीक है भाई, कटायन बहुत छोटा होगा, अनायन बहुत बड़ा होगा, तो जो छोटा सा कटायन होगा इन बड़े बड़े अनायन के बीच में, वो क्या करेगा, अपनी साइड छोड़ के जो इंटरस्टिशियल साइट रही होगी, जो वॉइड रहे होंगे, वहां पे जाके फिट हो जाएगा, अपनी साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके फिक्स हो जाएगा। इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो ये कहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे कटायन एंड अनायन के बीच का साइज गैप बहुत ज्यादा हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो। इसमें क्या होता है, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती भाई। क्यों? क्योंकि बाहर थोड़े नहीं जा रहा है, कुछ वहीं पे है, बस अरेंजमेंट अलग हुई है, तो यहां पे डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो देखिए, दिस इट इज ड्यू टू द कटायन एंड अनायन दैट लीव्स द रेगुलर साइट मोस्ट टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन कटायन इज रिलेटिवली स्मॉलर। वही आ गया ना पॉइंट, मैं आपको जो बता रहा था कि इस केस में क्या होगा, कटायन छोटा होगा, अनायन बहुत बड़ा होगा, दोनों में गैप बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से वो अपने इंटरस्टिशियल साइट पे जाना पसंद करता है कटायन। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल अनअल्टर्ड, मतलब डेंसिटी वैसी की वैसी रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि बाहर थोड़ी नहीं गई है कोई चीज। उसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करोगे, व्हेन सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लैटिस देन क्रिस्टल इज सेड टू बी पोजेस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसी को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पे देखिए, तो अगर आप यहां पे बात करो, दिखाया जाएगा अब यहां पे देखो कि अनायन का साइज आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। देखो, अनायन का साइज थोड़ा सा बड़ा, यहां पे भी बड़ा, यहां पे, और कटायन छोटा। तो अब क्या करेगा, कटायन यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। अभी देखना, अब देखो यहां से कटायन निकला और इस जगह जाके, है ना, यहां से कटायन निकला यहां पे पहुंच गया। और ये इंटरस्टिशियल की ही एक टाइप होती है, फ्रैंकलन। ठीक है, इसे फ्रैंकल इफेक्ट बोला जाता है, फ्रैंकल इफेक्ट इसे बोलेंगे। तो यहां पे क्या होगा भाई, जो आपका कटायन रहा होगा वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में। इसे आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट इसे हम बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, ZNS आ गया, यहां पे क्या क्या आ गया भाई हमारे पास, ZNS आ गया, उसके बाद AgCl आ गया, उसके बाद AgBr। तो AgBr को नोट किया आपने, AgBr दोनों इफेक्ट शो करता है, वैकेंसी डिफेक्ट भी और साथ में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि स्कॉट की भी शो करता है एंड फ्रैंकल भी शो करता है। तो ये दोनों ही इफेक्ट शो करता है, इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखें। तो अभी तक हमने दो इफेक्ट की बात कर ली है ना। हम शुरुआत की थी डिफेक्ट में स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इंप्योरिटी, स्टाइकोमेट्रिक में वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, वैकेंसी में स्कॉट की पड़ा, इंटरस्टिशियल में फ्रैंकलन पड़ा। ठीक है जी। उसके बाद देखो यहां पे, डिसलोकेशन ऑफ आयंस मोस्टली कटायन फ्रॉम द लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट टेक प्लेस। इसी इफेक्ट को हम फ्रैंकल इफेक्ट बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, तो देखिए इंप्योरिटी डिफेक्ट भी आपका बेसिकली दो टाइप का होगा, इसका भी डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे देखिए, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, मान लो कि क्या होता है कई बार भाई, आपकी जैसे अलॉयज हम बनाते हैं, अलॉयज, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, बड़ी बड़ी मेटल्स, उनके बीच में छोटी छोटी जगह होती है। अगर उनके अंदर हम कोई मटेरियल डाल दें तो वो क्या हो गया, बाहर से हमने एक एक्स्ट्रा इंप्योरिटी डाली है, तो उसी को क्या बोला जाता है भाई, आपका कि इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो यहां पे जो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई, अगर आपकी अरेंजमेंट में वॉइड्स खाली है, अगर आप वहां पे छोटे एटम्स, है ना, उन वॉइड्स के मुकाबले के एटम्स डाल दोगे तो वहां पे आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्पेशली भाई आपको पढ़ाया जाएगा आगे कि जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं, जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। वहां पे रीजन भी दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। तो ये आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, जैसे स्टेनलेस स्टील बहुत सारी चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसका एग्जांपल है। दूसरा जो हमारे पास हो सकता है भाई, आपने सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट कर दिया हो, है ना, कि किसी चीज को
कि मान लो कि आयरन मेटल थी, उसमें आपने कॉपर डाल दिया, है ना, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये हमारे पास दो टाइप का, दिस डिफेक्ट चेंज द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल चेंज कर देगा भाई, एकदम से चेंज कर देगा, है ना। स्पेशली अलॉयज के एग्जांपल यहां पे आप लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो इन दोनों में, है ना। अब आगे बात करते हैं भाई, यहां पे हमारे पास जैसे कि ये एक आपको दिखाया गया NaCl, ये हमारा क्या है? NaCl। अब इसमें देखिए, अगर आप इस NaCl के अंदर, है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता भाई, देखो, अगर आप इस NaCl के अंदर, मैं इंप्योरिटी की बात कर रहा हूं, इंप्योरिटी, अगर इस दो, मान लो एक ये Na पॉजिटिव है, एक ये Na पॉजिटिव है, तो आपने क्या किया? इन दो Na पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया, इन दो Na पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया, और इसकी जगह आपने मान लो कि Sr2 पॉजिटिव को डाल दिया। क्या किया है आपने कि भाई दो Na पॉजिटिव को बाहर निकाला, और इनकी वजह से हमने एक Sr2 पॉजिटिव को ऐड कर दिया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, यस, इसका मास ज्यादा होता है, इसलिए यहां पे भाई डेंसिटी इंक्रीज करेगी, है ना, Sr2 के केस में डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा जी, दूसरी बात यह है यहां पे कि देखना भाई, SrCl2 ये किस टाइप का भी बनेगा, इसको भी देखेंगे। Sr2 impurity added to the pure NaCl crystal in which no defect is observed as all the position are occupied perfectly। ठीक है, अगर आप NaCl मतलब दो Na पॉजिटिव को अगर एक Sr2Cl से डाल दोगे तो ये क्या होगी? इस पूरी लैटिस में तो इंप्योरिटी आ गई ना, है ना, और ये किसकी वजह से आई? इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से आई। तो SrCl2 अगर आप डालते हो NaCl के अंदर तो उसके अंदर इंप्योरिटी डिफेक्ट आता है, जिससे कि इस NaCl की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ओके, इसको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, आगे एक न्यूमेरिकल भी आएगा। इंप्योरिटी डिफेक्ट इन NaCl, तो बताया जा रहा है यहां पे कैसे, देखो यहां पे क्या हुआ? Na पॉजिटिव वैकेंट साइड थी, ये भी आपकी वैकेंट साइड थी, दो निकले, यहां पे आपने एक Sr2 पॉजिटिव डाला, वही एक्सप्लेन किया गया है यहां पे। शायद में भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं यहां पे। इफ a small quantity of impurity is added to ionic crystal, its crystallization process, some of the lattice positions are taken up by the impurity, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि भाई जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है, अगर आप उसमें कोई इंप्योरिटी डाल दोगे तो वहां पे कुछ पोजीशन को वो इंप्योरिटी गेन कर लेगी वहां पे। इफ मोल्टन NaCl, है ना, हमारे पास अगर मोल्टन NaCl containing a small amount of SrCl2 is crystallized, some of the sodium positions are occupied by the Sr2 positive ion in the lattice। तो कुछ Na पॉजिटिव साइड को Sr2 पॉजिटिव की साइड क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसी को इंप्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है भाई, ईच Sr2, देखो ईच Sr2 आयंस रिप्लेस 2 Na पॉजिटिव, एक Sr2 दो को रिप्लेस करेगा, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। तो भाई अब ये था हमारा, वन ऑफ द साइट ऑफ Na पॉजिटिव आयंस इज ऑक्यूपाइड बाय Sr2 पॉजिटिव एंड अदर Na पॉजिटिव साइट रिमेन्स वैकेंट ड्यू टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें, है ना, ये बात भी आप ध्यान में रखें कि भाई एक तो Na पॉजिटिव निकल गया, है ना, दोनों Na पॉजिटिव निकल गए, एक की जगह तो Sr2 आ गया, दूसरा वैकेंट रहा, इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि भाई आपके सिलेबस से अभी हटा दिया गया है फिलहाल, है ना, तो ये आपका पी टाइप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहां पे देखो आगे, द कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस आर द इक्वल नंबर ऑफ Sr2 आयंस इंट्रोड्यूस टू द इनटू द लैटिस। तो ये बताया गया है यहां पे, इफ इंप्योरिटी ऑक्यूपाइज, है ना, इफ इंप्योरिटी ऑक्यूपाइज लैटिस साइट और अ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस इंप्योरिटी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस इंप्योरिटी कहेंगे। उसके बाद देखिए, इफ द इंप्योरिटी ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी। अगर उसने किसी लैटिस पॉइंट की जगह को घेर लिया इंप्योरिटी ने, तो उसे कहा जाएगा लैटिस इंप्योरिटी। अगर उसने किसी इंटरस्टिशियल वॉइड में, इंटरस्टिशियल जगह पे जाके अगर वो इंप्योरिटी फिट हो जाती है तो उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। तो ये थी जी हमारे इंप्योरिटी डिफेक्ट। कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आ गए हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। स्कॉट के डिफेक्ट क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक है, यस बिल्कुल। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक नहीं है, ड्यू टू इंप्योरिटी नहीं है। लाइन डिफेक्ट है, नहीं। ये पॉइंट डिफेक्ट होता है और ये स्टाइक्योमेट्रिक होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ SrCl2 इन स्मॉल अमाउंट टू प्योर NaCl क्या हो जाएगा? क्या ये पॉइंट डिफेक्ट? नो।
क्या ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है? नो। क्या ये इंप्योरिटी डिफेक्ट है? यस। ये क्या है आपका? इंप्योरिटी डिफेक्ट है ना? तो क्या ये, सॉरी रॉन्ग लिखा हुआ है यहां पे आंसर, ये पॉइंट डिफेक्ट नहीं आएगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट आएगा। तो इसका आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ये पीपीटी में बनाते टाइम गलती हो गई होगी, तो ये नहीं आएगा इसका, इंप्योरिटी डिफेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन तो हो गए हैं एंड, अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आपको डिफेक्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनका बात करते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपके दो टाइप के होंगे, एक को मेटल एक्सेस बोलेंगे और एक को मेटल डेफिशिएंट बोलेंगे। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वो डिफेक्ट होते हैं जहां पे आपका जो फॉर्मूला है ना, जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो चेंज हो जाए। If the compound does not follow the normal valence rules, then it's said to be non-stoichiometric compound। मतलब वही बता रहा हूं कि नॉर्मल रेशियो ना मिले, 1:1, 1:2 ऐसे ना मिले, है ना, ऐसे मिलेंगे 0.9:1, तो वो जो होता है वो आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहे जाते हैं वो। ठीक है, दिस हैपेंस ड्यू टू द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल ड्यू टू आइदर, है ना, या तो वो मेटल एक्सेस हो सकता है वहां पे या फिर मेटल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये दो प्रकार का होगा भाई। तो दीज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर टू टाइप्स, एक को बोलेंगे मेटल एक्सेस और एक को बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल एक्सेस। नाम से भी पता लग रहा है कि मेटल एक्सेस में हो गई होगी, मेटल एक्सेस में हो गई होगी। कैसे, क्या मतलब है? दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द अनायनिक वैकेंसी। देखो भाई, मेटल एक्सेस होने का मतलब दो बातें हो सकती हैं। एक तो भाई मान लो कि अनायन ही चला जाए, है ना, अनायन ही अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाए। अगर अनायन अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया, मान लो भाई शुरू में मेरे पास क्या थे, स्टार्टिंग में मेरे पास 6 Na पॉजिटिव थे एंड 6 ही Cl नेगेटिव थे। अब क्या हुआ, इनमें से 2 Cl नेगेटिव चले गए, तो अब कितने बचे यहाँ पे 4 Cl नेगेटिव बचे और यहाँ पे 6 Na पॉजिटिव बचे। अरे भाई अब देखो Na पॉजिटिव के मतलब NaCl के अनायन के जाने से मेटल एक्सेस में हो गई, अनायन के जाने से मेटल एक्सेस में हो गई। यस, इसी को मेटल एक्सेस भी बोल सकते हैं। तो दिस इफेक्ट इज ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डिस्कशन करेंगे। अल्कली मेटल हालाइड्स शो दिस इफेक्ट। अल्कली कौन सी होती हैं जी? अल्कली हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारी अल्कली मेटल होती हैं। तो उनके हालाइड, फॉर एग्जांपल NaCl, ये इफेक्ट शो कर सकता है बिल्कुल। तो एग्जांपल के तौर पे NaCl, KCl, लिथियम। व्हेन crystal of NaCl are heated in the atmosphere of sodium vapors, the sodium atoms are deposited on the surface of crystal। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या बताया जा रहा है यहां पे, when क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड, जब भाई NaCl के क्रिस्टल को आप क्या करोगे, है ना, क्या करोगे, इसको आपने क्या करना है ना, हीट करना है। किसकी प्रेजेंस में? Na पॉजिटिव के वेपर्स, Na पॉजिटिव मतलब सोडियम के वेपर्स में। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सोडियम एटम्स आर डिपोजिट एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो भाई वहां पे जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जो होगी वहां पे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये NaCl था, अब ये क्या होगा भाई, आपका Na से Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये Na पॉजिटिव आपका डिपोजिट होता जाएगा इस NaCl पे। इसका मतलब ये था। अब देखो, द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस, जो क्लोराइड आयन वो डिफ्यूज हो जाएंगे सरफेस में टू द क्रिस्टल फॉर्म NaCl। दिस happens by the loss of electron by the sodium to sodium ion। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Na से Na पॉजिटिव बनता है, Na से Na पॉजिटिव बनता है। ठीक है जी, the released electron diffuse into the lattice and occupy anionic vacancy, और उन्हीं को हम एप सेंटर के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं को हम एप सेंटर के नाम से भी जानते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इसको। एज द रिजल्ट नाउ क्रिस्टल हैज एक्सेस ऑफ सोडियम आयन देन क्लोराइड आयन, हेंस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसकी वजह से हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है। द अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर, इज कॉल्ड एप सेंटर। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखें, है ना। द अनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या समझते हैं अच्छे से। अब देखो, मान लो कि मेरे पास क्या था, Na पॉजिटिव था, यहां पे Cl नेगेटिव था, यहां पे Na पॉजिटिव था, यहां पे Cl नेगेटिव था। अब यहां पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव,
है ना, यहां पे Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब भाई जैसे ही यहां से ये Cl नेगेटिव निकलता है, यहां पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, है ना, यहां पे आपका एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। अगर ये एम्प्टी स्पेस हो गया, यहां पे अगर एम्प्टी स्पेस हो गया तो इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस जगह को जहां से अनायन निकला है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस कर रहे हैं, इस सेंटर को बोला जाता है एप सेंटर। और इस सेंटर की वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो जाता है, एक तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है कि कलर भी आ जाता है। दूसरा क्या होता है, वहां पे कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई यहां से। द अनायनिक साइट occupied by the unpaired electron, the anionic sites occupied by the unpaired electron are called F centers from the journal word। इसका मतलब होता है भाई, है ना, फ्रेबजेंटर को ही मतलब कलर सेंटर बोलते हैं, इसीलिए वहां से लिया गया है, ये जर्मन वर्ड है एक, ठीक है। द इम्पार्ट येलो कलर टू दी NaCl, जैसे कि भाई बताया जाता है यहां पे एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई अगर आप NaCl को, है ना, अगर आप NaCl को थोड़े से लाइट में छोड़ दोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है भाई, येलो कलर का हो जाता है ना। ये व्हाइट से किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट से येलो में चेंज हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, है ना, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, एप सेंटर। ओके, तो ये था जी हमारा दे इम्पार्ट येलो कलर ड्यू टू दी NaCl स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पे बताया गया कि कैसे क्या होता है, एप सेंटर समझाया गया काफी अच्छे से। मान लो भाई Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहां पे क्या बना, NaCl, Na एटम Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव बना यहां से Cl नेगेटिव और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब क्या होगा भाई, सोडियम वेपर, इस Na एटम का मतलब सोडियम वेपर, ये पहले वाला एग्जांपल समझा रहा है पहले, ठीक है, सोडियम वेपर। क्लोराइड आयन फ्रॉम इनर लैटिस, यहां से क्या भाई, क्लोराइड आयन बाहर निकला जिससे कि NaCl बना और इलेक्ट्रॉन निकला। अब क्या होगा, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज आफ्टर सोडियम रिएक्ट विद क्लोराइड आयन, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया था ना Cl, तो Cl यहां से गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। और जैसे ये देखना, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गया है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऑक्यूपाई हो गया है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, एप सेंटर। और इसकी वजह से देखो यहां पे आपको ग्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 Na पॉजिटिव, क्लोरीन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 मेटल एक्सेस में हो चुकी है, इसी को बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और ये होता है जी हमारा एप सेंटर, ये क्या होता है हमारा एप सेंटर। चलिए जी नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखिए यहां पे अब समझाया गया है ना, द कलर रिजल्ट बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इसका एक्साइटेशन होता है, ये ग्राउंड स्टेट से आपका एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आता है, जिससे कि क्या करेगा, ये एक आपका एनर्जी को क्या करेगा भाई, निकालेगा वहां से। अगर वो विजिबल रीजन में लाई कर गई तो हमें उसका कलर दिखाई दे जाएगा, है ना। तो ऐसा ये होता है, यहां पे एक्सप्लेन किया गया। ऑन सिमिलर लाइन एक्सेस ऑफ द लिथियम इन NaCl इम्पार्ट्स गिव पिंक कलर, जैसे कि आपका सोडियम जो है ना, NaCl जो है आपका येलो कलर शो करता है, वैसे ही जो आपका LiCl होता है लिथियम क्लोराइड, वो पिंक कलर शो करता है। और ऐसे ही पोटेशियम वाला आपका वोयलेट कलर शो करता है। तो ये कलर भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, इन कलर का भी आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। तो जो सोडियम है वो आपका किस में कन्वर्ट, वो कैसा कलर देता है भाई, इस डिफेक्ट की वजह से येलो। एंड जो LiCl होता है वो कैसा देता है, पिंक। एंड जो आपका पोटेशियम KCl होता है वो कैसा देता है, वोयलेट कलर देता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो हम बात कर रहे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, तो ये होता है जी हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो जी आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। मैंने आपको बताया दो कंडीशन हो सकती हैं भाई, मेटल एक्सेस कब हो सकती है, मेटल एक्सेस कब हो सकती है। एक तो हमारे पास ये है कि आपका अनायन चला जाए, अनायन निकल जाए,
जिससे कि मेटल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे आपकी एक्सेस में। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि भाई जो हमारी इंटरस्टिशियल साइट है, हमारी जो इंटरस्टिशियल साइट है, अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा कटायन आके कोई एक्स्ट्रा मेटल आ जाए उस इंटरस्टिशियल साइट पे, तो हम क्या कहेंगे, फिर भी मेटल एक्सेस में हो जाएगी। अब अनायन उतना ही है लेकिन एक एक्स्ट्रा मेटल ऐड हो गई है, तो इसकी वजह से भी आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखें यहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटाइन एट द इंटरस्टिशियल साइट। ZNO वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, CBSE में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहा जा रहा है भाई जो ZNO होता है जिंक ऑक्साइड है ना, वो व्हाइट होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। बट जब आप उसको हीट करते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन का तो लॉस करेगा, जिसकी वजह से वो येलो कलर का हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई ZNO को है ना, वो व्हाइट होता है रूम टेम्परेचर पे एंड हीट करने पे येलो हो जाता है, बताइए इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन होता है जी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसके पीछे रीजन क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ना। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होगा भाई, ये जो आपका ZNO है, जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, ZNO को हीट करोगे, यहां से Zn2 पॉजिटिव निकलता है, O2 निकलती है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब ये जो Zn2 पॉजिटिव निकलता है ना, तो ये आपकी जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे यहां पे भाई इंटरस्टिशियल साइट है, तो यहां पे इंटरस्टिशियल साइट पे जाके ये Zn2 पॉजिटिव ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बताया गया है यहां पे। तो देखिए नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड फॉर्मेशन Zn 1 plus x, the excess of Zn2 positive ions move to interstitial site, वो आपका interstitial site में चला जाएगा। In this type defect, oxide is heated in oxygen atmosphere, the cold to the room temperature, its conductivity decrease, इसकी conductivity भी decrease हो जाती है। This is because of the dioxygen oxidize some of the interstitial ions that subsequently removes interstitial electron reducing the electric। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, तो भाई ये जो ऑक्सीजन होती है O2 जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ, दिस इज बिकॉज डाइऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल पे देखो यहां पे बताया गया है कि जो इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ZNO वाला एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये एक्सप्लेन किया गया कि कैसे क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। अब क्या होगा जब आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, मुझे ये देखने को मिला कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पे देखना O2 नेगेटिव जो है उसने वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, है ना, वो हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दिखाया गया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ऑक्साइड आयन कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन लिविंग बिहाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन को उसने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो O2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा O2 नेगेटिव में, दिस इज रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन। यहां पे इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां पे -2 है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, रिडक्शन। दीज ऑक्साइड आयन रिटर्न्स टू देयर लैटिस, डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस हैपन ऑन कूलिंग। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा यहां पे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, अब ये O2 नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है भाई, यहां पे देखो बताया गया है ना, तो यहां पे क्या हुआ, वापस से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे O2 नेगेटिव में, वो वापस से ऑक्सीडाइज हो गए हैं, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल ऑन कूलिंग हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव में वापस से कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे थे अब वो इलेक्ट्रॉन वापस से O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो ये वापस से कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, येलो कलर व्हेन हॉट क्यों होता है वो भी मैंने आपको समझाया है ना, इसके पीछे का रीजन भी क्या होता है। व्हाइट व्हेन कूल्ड, व्हाइट हो जाता है जब इसको कूल करते हैं। ऑक्साइड आयन कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ऑन अदर एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर CDO
Fe2O3 Cr2O3, ये एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट भाई हमारे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है इसके लिए, तो उनका भी डिस्कशन करते हैं फटाफट से। तो ऑक्यूपेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द प्लेस ऑफ अनायन साइट इज कॉल्ड एप सेंटर, इज कॉल्ड एप सेंटर। सी सेंटर कहते हैं? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा। एप सेंटर कहते हैं? यस। मेटल एक्सेस डिफेक्ट? नो। है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, उसको इन्होंने बोला है वो जो साइट है जहां पे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है अनायन साइट पे, उसको क्या बोलते हैं? उसे एप सेंटर बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। तो देखिए, हीटिंग ऑफ ZnO विच इज व्हाइट इन कलर टर्न्स टू येलो बाय द लॉस ऑफ, किसकी वजह से ऐसा होता है? Zn2 पॉजिटिव की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से और ZnO की वजह से। तो क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन की वजह से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन की वजह से कह सकते हैं। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का पार्ट नंबर 2, यानी कि हम बात करेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करेंगे। अब भाई मेटल का डेफिशिएंट कैसे हो सकता है? तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हम बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। और यहां पे देयर आर मैनी कंपाउंड इन which are difficult to prepare in the stoichiometric composition and contain less amount of the metal compared to the non stoichiometric portion। ऐसा होगा भाई, मान लो कि 100% मतलब हमने FeO बनाना है, तो उसमें हमें देखा कि भाई ऑक्सीजन तो 100% है लेकिन वहां पे आयरन 98% है, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई? मेटल डेफिशिएंट हो गई। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल। ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ आयरन ऑक्साइड इज FeO, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? Fe0.95O। क्यों? यहां पे मेटल डेफिशिएंट है ना। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ Fe रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, यहां से यहां इसकी रेंज वेरी करती है। ठीक है, अब देखो यहां पे इन FeO क्रिस्टल सम F2 पॉजिटिव। देखो अब क्या होता है, अब आपसे बोला गया है कि मेटल, आने दो भाई, अब यहां पे क्या बोला गया है कि मेटल डेफिशिएंट। अब क्या हुआ, मान लो भाई आपके पास यहां पे 6 F2 पॉजिटिव थे, पहले आपके पास क्या थे? 6 F2 पॉजिटिव थे। अब आपने क्या किया? 3 Fe2 पॉजिटिव को निकाल दिया, 3 Fe2 पॉजिटिव को निकाल दिया और इसकी जगह आपने 2 Fe3 पॉजिटिव को डाल दिया, इसकी जगह आपने 2 Fe3 पॉजिटिव को डाल दिया। देखो 6 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाला था, यस, 6 ही पॉजिटिव चार्ज वापस से डाल दिया। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी? यस, बिल्कुल रहेगी। तो क्या हुआ? अरे भाई 3 मेटल निकाले और डाले कितने? 2। इसका मतलब 3 निकाल के 2 डाले, 1 की डेफिशिएंसी आ गई। इसी को बोला जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसी को क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे। इन FeO क्रिस्टल सम F2 पॉजिटिव कैटायंस आर मिसिंग एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस। इफ 3 Fe पॉजिटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर, तो वहां पे हमने ये डाला तो पॉजिटिव आयंस आर एब्सेंट, पॉजिटिव आयंस एब्सेंट हो गए, है ना। मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी इसकी वजह से। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इन द लैटिस इज बैलेंस्ड बाय द मेटल हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज, है ना। जो 3 पॉजिटिव आ रहा है वो बैलेंस करेगा उनको, बाकी को। ठीक है, अब इसमें दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय द मेटल विच शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे डिफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, स्पेशली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, स्पेशली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जैसे निकल का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो भी वेरिएबल है ना। निकल का ऑक्साइड हो गया, वो भी शो कर सकता है ना। जैसे भाई आपके स्कैंडियम के भी कुछ कंपाउंड होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के कंपाउंड आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आपका देखने को मिलता है। ठीक है, Mn के भी कुछ कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा भाई एग्जांपल के तौर पे, यहां पे FeS, FeO, VOX, NiO, CuI, ये सारे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। तो नो डिफेक्ट इन दिस लैटिस। अब देखो यहां पे आपको Fe2 पॉजिटिव कोई डिफेक्ट नहीं है। अब जैसे ही आपने क्या किया, यहां से 10 Fe2 पॉजिटिव जिनका रेशियो 1:1 है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री को फॉलो कर रहा है। अब क्या होगा, इसके अंदर देखिए लैटिस विद डिफेक्ट। यहां पे अब क्या होगा कि यहां पे देखो Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। अब एक Fe पॉजिटिव डाला, यहां पे एक Fe3 पॉजिटिव डाला, यहां पे डाला और यहां पे एम्प्टी हो गया। अब इससे पूरा स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला चेंज हो गया। अब देखो देयर शुड बी
10 Fe2 positive, but actually 7 Fe2 positive and 2 Fe3 positive ions are present. There are 10 O2 negative are present, है ना. There is one metal site vacant, indicating metal deficiency defect. इसीलिए FeO अब क्या बनता है, FeO की रेंज 0.93 से 0.9b का रेशियो 1 होती है. ठीक है, इसी को मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं. तो ये हमारा लास्ट डिफेक्ट है. अब हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. When are the defect observed in the crystal? कब दिखाई देंगे? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्लो हो तब. अरे नहीं यार, जितना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्लो होगा ना उतना अच्छा क्रिस्टल बनेगा, तो ये तो नहीं होगा. When crystallization process is moderate? No. When crystallization process is fast? Yes. C is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी. तो भाई ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन. ठीक है, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो भाई अभी तक लगभग आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपको काफी अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय कर पाए होंगे. अभी हम एक एनसीईआरटी का सेशन लेंगे, एक आपका टेस्ट लेंगे, फिर उसका टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन लेंगे. तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. अभी के लिए इतना ही. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.